नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे मंच द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, जो कि आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो को आपके लिए तैयार किया गया है काफ़ी मेहनत के साथ, इसलिए वीडियो को सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। अगर आप इस सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और पूर्व से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है आपका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। दूसरा कथन है, थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। तीसरा जो कथन है वो है, अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। चौथा जो कथन है वो है, अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदिशंकर के शिष्य थे। वह दोस्तों फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। कूट से आपको चयन करना है। कूट में पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा, और चौथा ऑप्शन है ये सभी चार। तो निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, यानी कि उसको पढ़ें, समझें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर में 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये 230 किलोमीटर में, तो ये कथन सही हो गया। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे प्यारे दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शिवाजी के दरबार में नहीं, कृष्णदेवराय के दरबार में थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदिशंकर के शिष्य थे। जी नहीं दोस्तों, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है ए पे, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बात समझे दोस्तों, सूचियों को सुमेलित करते हुए उत्तर का चयन करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, बाघोगढ़, बांदीपुर, रोहला, गिर, और राज्य में क्या है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसको सुमेलित करते हुए कूट को बैठाते हुए उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर बाघोगढ़ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, रोहला की बात करते हैं तो रोहला हिमाचल प्रदेश में प्यारे दोस्तों, और गिर कहाँ है, गुजरात में है। अब आइए कूट को बैठाते हैं। तो पहले का तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा और फिर दूसरा हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल यानी मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया है, ये कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका रूस, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल यानी मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया, वो कहाँ स्थित है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। मैं दोस्तों आपको बता दूं, बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल यानी मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है श्रीलंका में। तो सही ऑप्शन राइट होगा,
तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। पहला ऑप्शन है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। बस समझ में आ रही है दोस्तों। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मनाली में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो दोस्तों अगर बात किया जाए महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है, न कि मनाली में। तो ये गलत हो गया आपका। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है प्यारे दोस्तों। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 जिलों में है, केवलादेव उनमें से एक है। बात समझ में प्यारे दोस्तों। फिर वन विहार की बात करते हैं, है ना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए अगर महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय कुल्लू क्षेत्र में स्थित है ना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है, न कि मनाली क्षेत्र में स्थित है। राजा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, तो ये आपका सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये आपके भरतपुर जिले में, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो यार दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था कि इसमें कौन सा सही। तो देखिए इसमें तीनों सही हैं, है ना। तो इसमें नीचे कूट नहीं आ पाया, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपका दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तीनों आपके सही होंगे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है प्यारे दोस्तों। कथन कह रहा है कि कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कारण है कि कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। फटाफट से कूट की सहायता से उत्तर दीजिए कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है किंतु कारण गलत है, या फिर कथन गलत है कारण सही है। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, ये बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण की बात करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है, साथ ही कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि वो बिजली घर की बात ही नहीं कर रहा है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही पूछा है, बी सही, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है जल विद्युत की कमी, दूसरा कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तीसरा है तापीय ऊर्जा की कमी, और डी ऑप्शन है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिए। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणी हालों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणी हलों में से एक समझा जाता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
तो आपका पहला कथन दे रहा है कि नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजन में नहीं। बस में दोस्तों फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपका पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रहा है। मैं दोस्तों ये सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबायल फ्यूल सेल ऊर्जा का दानी सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती है। क्यों? क्योंकि यह जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करके कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है, या विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। तीसरा, यह जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों इसमें जो कथन आपके सही होंगे वो पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, बाकी ये गलत हो जाएगा। तो पहला तीसरा सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए कि भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा के उपयोग किया जा सकता है। पहला, आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए। दूसरा, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए जल की पूर्ति करने के लिए। तीसरा, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। चौथा है कुछ गांव और छोटे नगरों के समूह में बिजली की व्यवस्था करने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो है वो आपका पहला कथन सही है कि आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए। दूसरा, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए जल की पूर्ति करने के लिए। तीसरा, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जैविक डीजल उत्पादन के लिए जेट्रोफा कार्बास के अलावा पोंगमिया मिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? बात समझाइए दोस्तों। पहला कथन है, भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगमिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। दूसरा कथन कह रहा है कि पोंगमिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपके दोनों ही कथन सही हैं। तो पहला दूसरा कौन से ऑप्शन में दे रहा है? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे को बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ओजोन और चौथा मीथेन। मैं दोस्तों प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से जो एक उत्पन्न होता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभवता वाला है? पहला है सौर शक्ति, जयपुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति या अपशिष्ट से अर्जित। तो दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभवता वाला है वो है सौर शक्ति। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। दोस्तों यहाँ पे सौर शक्ति की जगह पे सौर ऊर्जा भी आ सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई भरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था। दोस्तों एशियाई भरा बादल नहीं, एशियाई भूरा बादल होगा। यहाँ पे भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण एशिया में या फिर पश्चिम एशिया में।
तो दोस्तों 2002 की बात है कि अधिकांशतः दक्षिण एशिया में एशियाई भूरा बादल फैला हुआ था। ये प्रदूषण के कारण हुआ था और 2007 में भी इसकी रिपोर्ट आई थी। तो ये कहाँ फैला हुआ था? दक्षिण एशिया में। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। इसकी रिपोर्ट 2000 पहले तो 2002 में आया था, उसके बाद 2002 में 7 में भी इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? पहला है भारी ट्रक यातायात, दूसरा है निर्वाचन सभाएं, सी है पॉप संगीत और डी ऑप्शन है जेट उड़ान। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? दोस्तों आपके ऑप्शन थे भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का जो कारण होता है वो होता है जेट उड़ान। तो डी ऑप्शन पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन ए, यानी जाड़े के ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। कारण कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। तो सही कूट से उत्तर का चयन करना है। कथन और कार्य दोनों सही है। कथन कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण है। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन के सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन गलत है, कारण सही है। फटाफट से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जाड़े के ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। तो दोस्तों जाड़े के ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। तो ये तो सही है, पर कारण कह रहा है मोटर गाड़ी में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। तो ये कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। पहला है चमड़ा उद्योग, दूसरा है कागज उद्योग, तीसरा है रेयान उद्योग, चौथा है वस्त्र उद्योग। तो औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है तो किस मलबे से? फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़े उद्योग से। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, सी ऑप्शन सल्फेट डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और डी ऑप्शन है ओजोन। तो निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? दोस्तों अम्ल वृष्टि का जो कारण होता है वो होता है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है शैवाल, तीसरा है आर्सेनिक, चौथा है विषाणु। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? फटाफट उत्तर दीजिए। कौन है जो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक होते हैं? तो दोस्तों भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो होते हैं वो होते हैं आर्सेनिक। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। पहला है बर्लिन में, दूसरा ओस्लो में, तीसरा ओसाका में और चौथा मैनचेस्टर में। राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है मैनचेस्टर में। कहाँ स्थापित किया गया है? मैनचेस्टर में। तो डी ऑप्शन राइट होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है?
पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी वायु प्रदूषक गैस है जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो वायु प्रदूषक गैस जो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो डी ऑप्शन राइट होगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषण दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलने से। बात सुनिए दोस्तों, फ्लाई ऐश एक ऐसा प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। किसको जलाने से? कोल यानी पत्थर के कोयले को जलाने से, चारकोल यानी लकड़ी के कोयले को जलाने से, डीजल यानी मिट्टी के तेल को जलाने से, सीएनजी। किसको जलाने से प्रदूषण दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है फ्लाई ऐश? तो फ्लाई ऐश दोस्तों कोयले को जलाने से होता है, यानी कोल। तो ए ऑप्शन राइट होगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड में रिसाव की घटना हुई थी, कब हुई थी? 2 दिसंबर 1982 को, 3 दिसंबर 1985 को, 3 दिसंबर 1984 को, या फिर 4 दिसंबर 1986 को। दोस्त भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना घटी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, ये घटना घटी थी 3 दिसंबर 1984 को। तो सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु है जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? पहला ऑप्शन है गोबर, बी ऑप्शन है पौधों की पत्तियां, सी ऑप्शन है खाद्य पदार्थ, और डी ऑप्शन है प्लास्टिक। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों जो वस्तु जीवाणु से नष्ट नहीं होती वो होती है प्लास्टिक। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? पहला है सिगरेट का टुकड़ा, दूसरा चमड़े का जूता, तीसरा फोटो फिल्म, और डी ऑप्शन है प्लास्टिक का थैला। तो दोस्तों जिसके क्षय होने से या क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है वो है प्लास्टिक का थैला। डी ऑप्शन पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न है लाइसेंस सबसे अच्छे सूचक होते हैं। दोस्तों लाइसेंस नहीं होगा, लाइकेंस होगा। इसको पहले ठीक कर लेते हैं। क्या होगा ये लाइसेंस नहीं होगा, लाइकेंस होगा। क्या होगा? लाइकेंस होगा, ये लाइसेंस नहीं होगा। वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, या फिर ध्वनि प्रदूषण के? तो क्या दोस्तों लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से प्यार बनाए रहिए, सपोर्ट करिए इस चैनल का, क्योंकि द सक्सेस फाइंडर एक ऐसा मंच है जिसका लक्ष्य है आपकी सफलता। तो ऐसे प्रश्न को ही आपके बीच में ला करके हल करने का प्रयास किया जाता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। तो इसी जुनून के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे सेम चैनल पे प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।